दोस्तों मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल TCF प्रतीक मलिक पर। जैसा कि आप सबको पता है सीटेट 2021 की तैयारी के लिए हमने शुरू की है एक टेस्ट सीरीज जिसमें हम लेकर आते हैं प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए इंग्लिश पेडागोजी का एक और टेस्ट। ये हमारा 4th टेस्ट है। टोटल 6 टेस्ट होंगे जिसमें मैंने बताया था आपको 6 टेस्ट कर लोगे तो मोर देन एनफ हो जाएगा आपके लिए। तो इसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ सितंबर 2016 की इंग्लिश पेडागोजी के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। व्हाट्सएप नंबर है 8076392717। भैया ये जो नंबर है इस पर आपको अपना नाम और साथ में लिख के भेजना है सीटेट प्रिपरेशन। फिर इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि 10 पेजेस के हमारे ईवीएस के नोट्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। इसी तरह से हमारा एक क्रैश कोर्स है वो आपको मिल जाएगा। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके भी आपको लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो क्रैश कोर्स होगा वो भी वीडियो क्रैश कोर्स है जिसको आप आराम से कर सकते हैं। जैसे 7 घंटे के अंदर हमने मैथ्स को उसके अंदर पूरा करवा रखा है, इसी तरह से हमने 3 घंटे के अंदर आपका मैथ्स पेडागोजी पूरी करवा रखी है। इस जो टेस्ट सीरीज़ थी, टेस्ट सीरीज़ में 5 टेस्ट के अंदर हमने पूरी मैथ्स पेडागोजी करवा रखी है, 4 टेस्ट के अंदर हमने ईवीएस पेडागोजी को कंप्लीट करवा रखा है। तो इससे आपकी काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। पहला क्वेश्चन है होम लैंग्वेज इज डैश इन नेचुरल वे। अब देखो अगर इसी को आपने हिंदी पेडागोजी पढ़ी हो तो ये जो होम लैंग्वेज है इसी को वो कह देते थे मातृभाषा। ठीक है, अभी यहाँ पे मदर टंग हो सकता है, आपका होम लैंग्वेज हो सकता है। और कह रहे हैं इन अ नेचुरल वे कि ये नेचुरल वे में सीखी जाती है, आराम से सीखी जाती है। तो ये क्या होना चाहिए? तो ये है अर्जन। इसका उत्तर अगर हिंदी में होता तो यहाँ होता कि मातृभाषा डैश में की जाती है। क्या? अर्जन की जाती है। जो मातृभाषा होगी या फिर हमारी जो होम लैंग्वेज होगी ये हमारी मदर टंग होगी, ये हमारी एक्वायर की जाती है। एक्वायर देखो, एक आपका होता है लर्निंग, एक होता है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जन, भाषा अर्जन, और लर्निंग का मतलब होता है भाषा अधिगम। भाषा अधिगम में जहाँ पे आपको एफर्ट करने पड़े, समझ में आया। और जो अर्जन होता है उसके अंदर आपको कोई एफर्ट करने नहीं पड़ते, वहाँ पे आपका सीधा सीधा आपका नेचुरल वे में होता है। देखो एक चीज़ इसके बीच का डिफरेंस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भैया हमारे पेड नोट्स हैं वैसे तो, पर चलो दिखा देता हूँ। जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले लेना। ये चैप्टर 2 है हमारा, लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं देखो। कैन लैंग्वेज एनवायरनमेंट इज़ द बेसिक फैक्टर विच डिस्टिंग्विश बिटवीन लर्निंग एंड एक्विजिशन। मेन हमारा जो अधिगम और जो हमारा अर्जन होता है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो एनवायरनमेंट ही होता है। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि लैंग्वेज एनवायरनमेंट होता है या क्या होता है, या मेन डिफरेंस क्या होता है इनके बीच में। ठीक है, तो इसी तरह से देखो यहाँ पे लिखा हुआ है होम लैंग्वेज। होम लैंग्वेज हो सकता है यहाँ पे या मदर टंग हो सकता है। ये नेचुरल वे में सीखी जाती है, मतलब एक्वायर की जाती है। इसी तरह से चिल्ड्रंस मोटिवेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज लर्निंग। और लैंग्वेज लर्निंग के लिए हमारी इंपॉर्टेंट क्या होता है? चिल्ड्रन मोटिवेशन होता है। समझ में आया। उसके अंदर एक्विजिशन के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, वो तो अपने आप ही आ जाती है, बच्चे को पता ही नहीं चलता। अब देखो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो समझेंगे, लर्निंग और एक्विजिशन का। लर्निंग यानी कि अधिगम और एक्विजिशन यानी कि अर्जन। तो कह रहे हैं देखो आर्टिफिशियल वे में सीखेंगे तो वो मतलब सीखी जाएगी तो वो अधिगम है, नेचुरल में एक्विजिशन है। ये टेक्निकल होती है, ये पर्सनल होती है। ये प्रायोरिटी ऑन द रिटन लैंग्वेज, इसके अंदर प्रायोरिटी दी जाती है रिटन लैंग्वेज को, लेखिक को, और इसके अंदर प्रायोरिटी जाती है स्पोकन लैंग्वेज को। समझ में आना समझ लो इस चीज़ को। ये आपकी थ्योरी बेस्ड होती है और ये होती है प्रैक्टिस बेस्ड। समझ में आया। ये फॉर्मल इंस्ट्रक्शन होता है इसके अंदर, जो आपकी फॉर्मल लैंग्वेज होती है। कई बार बोला जाता है, जो कि एनसीएफ कहता है कि फॉर्मल लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, और यहाँ मीनिंगफुल इंटरेक्शन जो एक्विजिशन होता है इसके अंदर बस ये होना चाहिए, आप कुछ भी बोलो, कैसी भी भाषा बोलो, दूसरे बंदे को समझ आनी चाहिए। समझ में आ गया। अब यहाँ आपकी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन आपने देखा होगा। फॉर्मल लैंग्वेज कौन सी होती है? जो बड़े बड़े सेमिनार में या इस तरह से जो आपके बोलते होंगे, ठीक है, या कोई फंक्शन हो रहा है उसके अंदर लोग बोलते हैं, तो वहाँ पे आपका मेनली फॉर्मल इंस्ट्रक्शन चलता है। जबकि ये एक्विजिशन वाली जो ये लैंग्वेज होती है ना, ये आपकी कहाँ चलती है? घर में चल गई। आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो या मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये मेरी जो लैंग्वेज एक्वायर की है मैंने, वो उसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ आपका डिडक्टिव टीचिंग होती है, यहाँ इंडक्टिव होता है। ठीक है, अब एक और बात बताता हूँ। कई बार ये हो जाता है डिडक्टिव टीचिंग होती है वो टॉप डाउन अप्रोच होती है और ये बॉटम अप अप्रोच होती है। ये भी समझ लेना भाई। समझ में आया? तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। समझ में आ गया?
ये डिफरेंसेस है मेनली आपके। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वाइल टीचिंग द लर्नर इन देयर मदर टंग एट प्राइमरी लेवल। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा गलत है इसके बारे में कि हम प्राइमरी लेवल पर उनकी मातृभाषा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आपके हिसाब से कौन सी चीज़ गलत है। कह रहे इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट। अब एक और चीज़ बता रहा हूँ, जिन बच्चों की इंग्लिश कमज़ोर है और उनको ट्रांसलेट ही चीज़ें नहीं करनी आ रही, तो उनकी तो दिक्कत मैं मान सकता हूँ, लेकिन जिन बच्चों की ट्रांसलेट जो बच्चे कर सकते हैं ना, वो अगर उन्होंने मेरे से हिंदी पेडागोजी पढ़ी है तो वो इसको आराम से कर लेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारी मातृभाषा है उसमें पढ़ाएंगे तो इनमें से क्या नहीं होगा। तो ये तो होता है कि बच्चे आराम से नेचुरल एनवायरनमेंट में सीखते हैं बिना किसी एफर्ट के, कोई दिक्कत नहीं है। इट डेवलप इट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चों का आत्मविश्वास होगा वो बढ़ेगा। इट मेक्स लर्निंग इजी, इससे जो लर्निंग होगी हमारा जो सीखना होगा वो इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इट हेल्पफुल इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। अब ये आप नहीं कह सकते, इसका जो चौथा है ना, चौथा आपका गलत है, क्योंकि ये हमारा ना तो कभी मोटिव था। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तो एक्चुअली होता भी नहीं हमारा, कुछ कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है हमारा, समझ में आ गया। बहुत ज़्यादा डीप जाओगे, टेक्निकल वर्ड में जाओगे, तब आपका इंटेलेक्चुअल चीज़ आती है और उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। चौथा आपका उत्तर है इसका। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग लेज एम्फेसिस ऑन, कि हमारा जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होता है इसको कई जगह CLT भी लिख देते हैं भाई, आपको ध्यान रखना शॉर्ट फॉर्म में कभी CLT लिखा मिले तो वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है। देखो ग्रामर कम्पिटेंसी इसके ऊपर फोकस करता है, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है ना, अगर वो होता तो मेरा उत्तर ये होता। ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड है मेरा लैंग्वेज यूज़, कि हमारी कितनी ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ हो रही है, तो यही है हमारा आंसर इसका। ठीक है, कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, इसका आंसर हमारा होगा लैंग्वेज यूज़, क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर हम इंटरेक्शन करते हैं लोगों से। एक दिखाता हूँ भैया इसका अभी आपको, एक सेकंड। ये हमारा जो पेड नोट्स है उसमें मेथड्स एंड अप्रोच है। पहला अप्रोच ऑफ टीचिंग, इसके बीच में डिफरेंस बता रखा मैंने। ये सिचुएशन लर्निंग टीचिंग है, फीचर आ गए। ये हमारा कम्युनिकेटिव अप्रोच आ गई या CLT आ गया। ठीक है, CLT भी हो सकता है, CLT उसी की शॉर्ट फॉर्म जो मैंने आपको बताई थी। तो अगर इस चीज़ में देखेंगे जो कह रहे हैं, द सेकंड लैंग्वेज लर्निंग नीड टू लर्न टू फेस द सेकंड लैंग्वेज लर्नर नीड टू लर्न टू फेस द रियल वर्ल्ड एंड रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, इट एम्फेसाइज ऑन लर्निंग टू कम्युनिकेट थ्रू इंटरेक्शन इन द टारगेट लैंग्वेज, कि हम यहाँ इंटरेक्शन करते हैं उसी लैंग्वेज के अंदर। मान लो हमें इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश हम सीखते हैं बोल बोल के, उसी लैंग्वेज में हम एक दूसरे से बात करेंगे। समझ में आ गया। तो इसका जो मेन फोकस होता है वो देखो, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज इज फॉर इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। तो इसके अंदर हमें जो मेन हमारा फंक्शन होता है ना, वो भी हमारा यही होता है कि हम इंटरेक्ट करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे। तो इसके अंदर हमारा आंसर ही क्या होगा, यूज़ ही होगा। ठीक है, लैंग्वेज यूज़। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है ये भी, कह रहे हैं रिया अ टीचर ऑफ क्लास 2 इज प्रेजेंटिंग लैंग्वेज आइटम इन हर इंस्ट्रक्शन एंड लर्नर आर डूइंग एग्जैक्टली। समझ लो इसके अंदर एक ऐसा मेथड यूज़ कर रही है जिसके अंदर टीचर ये कर रहा है कि जो वो बोल रहा है ना, बच्चे सेम वैसा ही कर रहे हैं। तो शी इज़ टेलिंग देम टू डू व्हाट शी इज़ प्रैक्टिसिंग। तो भैया ये होता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। इसके अंदर क्या होता है, मान लो मुझे क्लास के अंदर बच्चों को सिखाना है, तो मैं उनको कहूँगा जंप, तो सारे बच्चे कूदेंगे। मैं कहूँगा सिट, तो वो सब बैठ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये हमारे मेनली वकैब वगैरह और इन चीज़ों के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। तो दिखाता हूँ ये भी मैं आपको, एक सेकेंड। ये हमारा CLT था, इसी में आगे मिलेगा मेरे हिसाब से। ये एक्लेक्टिक अप्रोच होता है, इसके अंदर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। एक्लेक्टिक अप्रोच के अंदर सब कुछ मिक्स मिला जुला चल जाता है। फिर ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है। ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग लैटिन एंड ग्रीक, ठीक है, ये हमारा यूज़ किया जाता था लैटिन और ग्रीक पढ़ाने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। फिर ये हमारा डायरेक्ट मेथड आ गया है, ठीक है, ये इसके अंदर ये डॉक्टर वेस्ट मेथड आ गया है। फिर हमारे ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, दिस मेथड इज डेवलप्ड बाय जेम्स एशर ने इसको किया था। इट इज़ बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड फिजिकल मूवमेंट। अब देखो, लैंग्वेज और फिजिकल मूवमेंट जैसा जो हम करने के लिए कहते हैं वैसा ही बंदा करता है इसके अंदर। तो इट इज़ बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड फिजिकल मूवमेंट, तो यही हमारा है। समझ में आ गया।
फिर इसकी 3 हाइपोथेसिस भी होती हैं, तो वो उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। तो यही देखो, लेसन आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड वर्ब्स, मैंने बताया ना कि आप जो कहोगे वो करेंगे, जो करने या होने का पता आपको किस के थ्रू चलता है, क्रिया के थ्रू चलता है। तो इसके अंदर मेनली हमारा, जैसे मैंने कह दिया सिट, तो ये क्या होता है, बैठो, तो ये कौन सा वर्ड हो गया, ये मेरी क्रिया हो गई है। तो जो भी हमारा, जब हम क्रिया पढ़ाते हैं ना, क्रिया पढ़ाते समय इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं वाइल टीचिंग लैंग्वेज टू लर्नर अ टीचर शुड टीच, कि जब आप भाषा बच्चे को सिखा रहे हो तो आप कैसे करोगे, बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन। अब जो इंस्ट्रक्शन हमारा वर्ड है ना, ये हमारा नेगेटिव वर्ड है। जब नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड के अंदर मैंने आपको बताया था, उसके अंदर हमारा एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है निर्देश। तो हिंदी पेडागोजी के अंदर भी मैंने बताया था कि निर्देश हमारा नेगेटिव वर्ड होता है। इमिटेशन होता है नकल करना, नकल करना भी एक तरह से देखा जाए तो हमारा नेगेटिव वर्ड होता है। मैंने बताया था इन आइसोलेशन, कि अकेले में सिखा रहे नहीं, इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, चौथा आपका आंसर है, सब कुछ मिला जुला के आप बच्चे को सिखा रहे हो, तो यही होता है। इनफैक्ट हमें जो अपना कोई भी पढ़ाएंगे, खाली लैंग्वेज की बात नहीं है, कुछ भी पढ़ाओ वो इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाना चाहिए आपको, और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं एन इंटोनेशन में नोट बी टोन। तो आपको ये बताना है, इंटोनेशन पहले आपको पता होना चाहिए, इंटोनेशन क्या होता है। आपने हिंदी में सुना होगा आरो अवरो, ठीक है, आप अपनी बात बोलते हैं तो उसमें उतार चढ़ाव मेनली आप कह सकते हैं ना, तो वो आपका इंटोनेशन होता है। तो आपका अब इसी के अंदर देखो, उतार चढ़ाव जो आपने बोल दिया, तो इसके अंदर राइजिंग और फॉलिंग ये तो होता है। अब कह रहे हैं इसका कौन सा पार्ट नहीं होता, स्लाइडिंग भी होता है। देखो कई जगह इंटोनेशन को जब आप पढ़ोगे तो 3 तरह का इंटोनेशन बताया होगा, जिसके अंदर आपका राइजिंग, फॉलिंग, स्लाइडिंग। अब इस स्लाइडिंग का ही अलग अलग नाम आपको कह देते हैं, कई जगह इसका कह देते हैं राइजिंग फॉलिंग दोनों, ठीक है। इसके अलावा कई जगह इसको आपका नॉन फाइनल या फिर वेवरिंग आपका इंटोनेशन कह देते हैं। तो ये भी आपका है, जो ये लाउड होता है ये इंटोनेशन नहीं होता, इस चीज़ को समझना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये लाउड है, ये आपका इंटोनेशन का टाइप नहीं होता है, और ये नहीं होता कि आप ऊंचा बोल रहे हो, ऊंचा नहीं होता। इसका इंटोनेशन के अंदर आपका होता है किस चीज़ के ऊपर, किस हिसाब से आप स्ट्रेस दे रहे हो या ये चीज़ें कर रहे हो, वो उन सारी चीज़ों के ऊपर होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे फंक्शनल ग्रामर स्टैंड्स फॉर यूजिंग टीचिंग ग्रामर इन थ्रू, कि फंक्शनल ग्रामर है या फिर आपका टीचिंग ग्रामर है, उस वो आप कैसे कह सकते हैं कि क्या होता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। वैसे तो देखो आपका ग्रामर है ना, ग्रामर, टाइप्स ऑफ ग्रामर आप जब पढ़ोगे तो इसमें बहुत अलग अलग तरह का है, ठीक है। तो अलग अलग बेसिस के ऊपर आपकी ग्रामर बांटी हुई है, कहीं आपको 5 मिलेंगे, कहीं आपको 10 मिलेंगे। एक आपका तरीका ये भी है, एक बेसिस है जिसके अंदर आपके 2 ग्रामर को बांटा गया है, एक तो होता है फंक्शनल, एक होता है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल ग्रामर जो आप सभी ने समझी होगी, वो क्या है कि आपको एक रूल दे दिया, सेट ऑफ रूल दे दिए, रूल के हिसाब से आपको दिखाई है ग्रामर। एक होती है फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर के अंदर आपका रूल के हिसाब से नहीं चीज़ें चलती, आप वहाँ आपकी चलती है मीनिंग के हिसाब से। मीनिंग यानी कि वो चीज़ें किस, उससे मतलब क्या निकल रहा है एक पर्टिकुलर बात का, समझ रहे हो, सारी चीज़ें मिला के वो एक क्या कहना चाह रही है और वो किस संदर्भ में कहना चाह रही है। तो संदर्भ का मतलब आपको ये होना चाहिए, क्या होता है संदर्भ का मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट। और अगर मैं देखूंगा एनसीएफ फंक्शनल ग्रामर को ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, ट्रेडिशनल ग्रामर को नहीं करता। और जो फंक्शनल ग्रामर होती है वो मेनली हमारी सिखाई भी कैसे जाती है, इंडक्टिव मेथड से सिखाई जाती है। समझ में आया, इंडक्टिव मेथड होता है आगमन विधि। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, अच्छा क्वेश्चन है, अ टीचर आस्क्ड लर्नर टू थिंक ऑफ आइडियाज क्विकली अबाउट टॉपिक save water and also ask them to note down their idea before writing the article on save water she is focusing on। अब समझो एक चीज़, उसने कहा है, एक टीचर है। अब ये क्वेश्चन मेरे लिए हमारा इंग्लिश ग्रामर से, तो मैं क्या कहूँ इंग्लिश पेडागोजी से तो नहीं, ये हमारा सीडीपी का क्वेश्चन बन गया है। जो चाइल्ड पेडागोजी आपने पढ़ी हुई है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पढ़ी हुए हैं, वहाँ पे टॉपिक आता था एक, उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो ये कह रहे हैं कि एक, और ये सेम क्वेश्चन आपका ऐसे कैसे इंग्लिश में आने की जरूरत नहीं है, ये ईवीएस में भी आ सकता है भैया, ये आपका सीडीपी में भी आ सकता है, ये तीनों में से कहीं पे भी आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इस तरह का इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चन है जो हर सब्जेक्ट में आ सकता है आपका, मतलब 2-3 सब्जेक्ट में आ सकता है। तो ये कह रहे हैं कि अ टीचर आस्क द लर्नर टू थिंक
ऑफ आइडियाज क्विकली अबाउट टॉपिक। सेव वाटर है ना, इसके बारे में उसको कहा कि आप सोचो इसके बारे में कि आप क्या सोच सकते हो, आप क्या क्या आप कर सकते हो। एंड ऑल्सो आस्क देम टू नोट डाउन देयर आइडिया। कह रहे आर्टिकल लिखने से पहले वो आइडियाज़ नोट डाउन कर लो एक पेज पे, जिसके बारे में आपको आर्टिकल लिखना है। एक्चुअली अगर देखा जाए, जब आर्टिकल लिखते हो या ऐसे लिखते हो आप, तो आपका मेनली हर जगह यही बताया जाता है कि एक अच्छा आर्टिकल, अच्छा ऐसे लिखने से पहले आप अपने मेन पॉइंट लिख लेना, जो जो चीज़ें आपको इंक्लूड करनी चाहिए उस ऐसे के अंदर, जिन जिन चीज़ों के ऊपर बात करनी है। तो जब आप वो चीज़ कर रहे होते हो तो आप क्या कर रहे होते हो, आप कर रहे होते हो ब्रेन स्टॉर्मिंग। हमारी मेंटल एक्सरसाइज हो रही होती है उस टाइम पे, हमारी सोच बढ़ रही होती है, और ये अच्छी होती है बच्चे के लिए, समझ लेना इस चीज़ के लिए। तो यही आपका आंसर है, इसका पहला उत्तर है आपका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर यानी साहित्य की कौन सी फॉर्म नहीं है। तो कह रहे हैं वन एक्ट प्ले, डिक्शनरी, मेमोर और ट्रेवलोग्यो। तो आपके हिसाब से कौन सी नहीं है। पहली बात तो ये क्वेश्चन लिटरेचर की जगह है, ये आपका गद्य भी। देखो ये क्वेश्चन है क्या हिंदी में, अगर मैं आपको बताऊं तो ये कह रहे हैं आपने गद्य की विधाएं पढ़ी हैं। विधा आपकी अलग अलग होती है, उसका नाटक होता है, एकांकी होता है, आपका यात्रा वर्णनांत होता है, अलग अलग आपकी विधाएं होती हैं। तो ये उन्हीं में से हैं कि कौन सी आपकी नहीं होती। तो आपको इसका आंसर तो पता होना चाहिए कि डिक्शनरी आपकी कोई विधा नहीं होती। चैप्टर में आपके जो चैप्टर होते हैं ना, उसमें भी हर विधा आपकी ऐड होती है। ठीक है, तो हर चीज़ के ऊपर हर एक चैप्टर एक अलग विधा के ऊपर होता है। अगर गद्य की मैं बात करूं, इसी तरह से पद्य की बात करेंगे, पद्य में भी, यानी पद्य इन द सेंस पोएम अगर आप देखेंगे। ठीक है, गद्य आप कह सकते हैं प्रोज आपका। ठीक है, तो प्रोज की ये कह सकते हैं कि आपका टाइप ऑफ लिटरेचर आपका कह सकता है, फॉर्म ऑफ लिटरेचर। तो वन एक्ट प्ले आपका होता है, एकांकी आप कह सकते हैं। ठीक है, डिक्शनरी नहीं। इस तरह से ये जब आपका जब कोई अपनी कुछ जो मेमोरीज होती हैं उनके लिए लिखता है, ये जो वर्ड है ना, ये बना ही मेमोरीज से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो बना है ये मेमोरी से ही बना है। इसके अंदर हिंदी का मैं वर्ड भूल रखा हूँ। ये तो होता है हमारा यात्रा वृत्तांत। जब आप यात्रा का किसी कहीं गए हैं उसके बारे में यात्रा वृत्तांत करते हैं। इसमें जब आप किसी अपने आपके साथ कोई एक चीज़ घटित हुई है, उसके बारे में कोई एक हिस्सा आपकी जो मेमोरी से रिलेटेड है, वो चीज़ आप इसके अंदर डाल देते हैं, तो ये आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, डिक्शनरी नहीं होती। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं असेसमेंट आपका क्या होता है, जजमेंटल होता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। समझ लेना इस चीज़ को। असेसमेंट हमारा जो अच्छा होता है और जो होना चाहिए वो प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए, ना कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका जो मोटिवेशन होता है ना, वो भी एक इंट्रिंसिक होता है, एक एक्सट्रिंसिक होता है। एक्सट्रिंसिक यानी कि बाह्य मोटिवेशन, आपका अभिप्रेरणा आप कह सकते हैं, और एक आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा है। तो आंतरिक आपकी जो अभिप्रेरणा थी वो भी प्रोसेस ओरिएंटेड थी, जिसको हम अच्छा बता रहे थे, समझ लेना। तो हमारा जो असेसमेंट होता है वो भी आपका प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। समझ में आ गया। तो तीसरा आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्मेटिव असेसमेंट, कि इनमें से फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट कौन सा नहीं है। तो कह रखे टर्म एंड असेसमेंट। तो टर्म के बाद में आपका असेसमेंट है, तो वो आपका FA फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं होता, वो समेटिव असेसमेंट होता है, पता होना चाहिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो साल के अंदर आपके पढ़ाते हो रहे हैं वो होते हैं। अब देखो आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या होता है, ओरल टेस्टिंग क्या होता है, दोनों तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ओरल टेस्टिंग तो आपको पता ही है कि आपसे ने बच्चों से कुछ पूछा, वो पढ़ाते भी पूछ सकते हैं, वो कभी भी पूछ सकते हैं, तो वो हो जाती है। अब यहाँ बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो जाता है और क्या पोर्टफोलियो हो जाता है। पोर्टफोलियो के अंदर जो बच्चे का पूरे साल का काम किया हुआ है वो रिकॉर्ड होता है। समझ में आ गया। पूरे साल जो बच्चों ने काम किया वो रिकॉर्ड होता है पोर्टफोलियो में। जबकि एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर वो चीज़ होती है जो टीचर ने उसको रिमार्क्स दिए। समझना इस चीज़ को। टीचर ने जो अपने पास में उसकी ऑब्जर्वेशन जो टीचर ने हर बच्चे की है,
पूरे साल वो होती है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एक तरह से आप इसको कहेंगे कि असेसमेंट का बहुत बड़ा पार्ट है। ये पोर्टफोलियो तो क्या होगा, आपको ये पता चलेगा, पोर्टफोलियो देखेंगे कि तो बच्चे का काम कैसे इंप्रूव हो रहा है, ये टोटली बच्चे के ऊपर रहता है। इसको कौन तैयार करता है, इसको बच्चा तैयार करता है। जबकि एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स को कौन तैयार करता है, टीचर तैयार करता है अपनी ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड। हो सकता है उसने उसका पोर्टफोलियो देखा, हो सकता है उसने और बाकी सारी चीज़ें देखी हों, तो ये उसके बेस पे रहता है। आगे समझ में? तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो, जो बच्चे हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं ना, मैं उनको कई बार कहता हूँ कि सीडीपी को इंग्लिश में भी पढ़ लिया करो। अगर जो बच्चे इंग्लिश में भी सीडीपी पढ़ लेते होंगे ना, वो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। उनको इंग्लिश पेडागोजी में कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। कह रहे हैं अ टीचर आस्क स्टूडेंट टू असेस देयर क्लासमेट। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे मतलब एक टीचर ने एक बच्चे को कहा कि तुम अपने दूसरे बच्चे से बात करो या उसका असेसमेंट करो। ठीक है, तो असेस करना है उनको डिबेट कंपटीशन में। तो इस मेथड को आप क्या कहेंगे, इस मेथड को कहेंगे पीयर असेसमेंट। ये आपका पीयर असेसमेंट होता है। और ये पीयर असेसमेंट अगर मैं बताऊं ये किस चीज़ के अंदर होता है, ये आपका, मैंने जब असेसमेंट के अंदर भी देखा जाए तो असेसमेंट एज लर्निंग हमने बात कर रखी है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। तो ये जो पीयर असेसमेंट होता है ये असेसमेंट एज लर्निंग में आता है। इस बात को समझ लेना। समझ में आया? यहाँ पे हो सकता है ऑप्शन में ये चीज़ें होती ही नहीं, यहाँ पे होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, फॉर लर्निंग है, एज लर्निंग है, तो यहाँ असेसमेंट एज लर्निंग आंसर आ जाता। ठीक है, सॉरी, ये पीयर असेसमेंट आपका आंसर है। आप जब दोस्तों के, अपने दोस्तों के, इसको हिंदी में कहते तो हैं, नाम भूल रखा हूँ मैं हिंदी में। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग। कह रहे हैं कि अब इनमें से बताओ कि कौन सी क्या क्या होती है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग आपको पता होना चाहिए कि लर्निंग का असेसमेंट, अधिगम का हम आकलन कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो हमेशा जो आपने पढ़ा लिया उसके बाद में होता है। आपको ये देखने के लिए होता है कि आपने जो पढ़ाया है वो सही पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, आपके टीचिंग मेथड सही था, बच्चों ने लर्निंग ऑब्जेक्टिव सही किया है या नहीं किया है। तो आप कहेंगे ए का तीसरा हो सकता है, इट इज़ यूज टुवर्ड एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन पीरियड, कि आखिरी में होता है। बिल्कुल समझ में आ गया? तो ये होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। फिर कह रहा है असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग आपका पहले हो सकता है। समझो इस चीज़ को, जब मैं आपसे कहता हूँ आपको लर्निंग के लिए आप कुछ असेसमेंट कर रहे हैं, तो आपका हो सकता है कि आप बच्चों से पूछ रहे हो उनका लेवल जानने के लिए कि आप अपना प्लानिंग करेंगे उससे पहले, या बीच में, ये आपका बीच में होता है, तो ये आपका हो जाता है फर्स्ट वाला, इट इज यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। फिर अभी जो पिछले क्वेश्चन में बात करी गई थी कि असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग इट इज यूज्ड व्हेन स्टूडेंट रिफ्लेक्ट एंड मोनिटर। यहाँ पे स्टूडेंट मोनिटर करते हैं, यानी स्टूडेंट एक दूसरे को देखते हैं, तो वो आपका जो था पीयर असेसमेंट था वो इसके अंदर पार्ट आ गया। देखो इसमें आ गया ना, स्टूडेंट रिफ्लेक्ट एंड ऑन मोनिटर भी करते हैं एक दूसरे को स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है असेसमेंट एज लर्निंग। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका पहला। समझ रहे हो? नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर लैंग्वेज गेम्स। लैंग्वेज गेम, आप देखो भाई हमारे अलग अलग तरह के गेम होते हैं जो हम क्लास के अंदर खेलते हैं। कभी मैथमेटिकल गेम्स हो जाएंगे, कभी लैंग्वेज गेम्स हो जाएंगे, वो आपका सब्जेक्ट के ऊपर रहता है, लेकिन काम इन सबका सेम ही होता है लगभग। तो यहाँ पे हो सकता है मैथमेटिकल, मैथ पेडागोजी में यही क्वेश्चन आ जाता है, मैथमेटिकल गेम। तो कह रहे हैं लैंग्वेज गेम्स क्रिएट अ स्ट्रेस फ्री नेचुरल एनवायरनमेंट वेयर लर्नर्स कैन लर्न इंग्लिश इन अ वे दे लर्न L1। बिल्कुल सही बात है कि लैंग्वेज वन, ये कह रहे हैं जो लैंग्वेज वन है, लैंग्वेज वन हमारी कौन सी होती है, हमारी मेनली मातृभाषा। समझ रहे हो? मातृभाषा उन्होंने जैसे पढ़ी है, जैसे उन्होंने लर्न की है, उसी तरह से वो फ्री और नेचुरल वे में करते हैं, यानी कि लर्निंग एक्विजिशन। यहाँ पे अगर एक वर्ड अगर मैं बात करूँ तो ये कह रहे हैं लर्निंग एक्विजिशन, यानी कि भाषा अर्जन होता है इससे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब मैथ के अंदर ये क्वेश्चन कैसे आता? मैथ के अंदर ये क्वेश्चन आता कि मतलब वहाँ पे ये होता कि वो नेचुरल वे में मैथ के कंसेप्ट सीख सकते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ हो जाती। तो आगे है कि लैंग्वेज गेम क्रिएट एन एनवायरनमेंट इवन फॉर द
शाई लर्नर टू पार्टिसिपेट, बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर क्या होता है, लैंग्वेज गेम के अंदर जो हमारे शाई बच्चे होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, जो क्लास के अंदर बोल नहीं पाते। कई बच्चे आपने ऐसा देखा होगा क्लास में बहुत गुपचुप रहते हैं लेकिन खेल के मैदान में वो बहुत बोलते हैं। तो अगर क्लास को खेल का मैदान की तरह ही हम यूज़ करेंगे तो वो बच्चे उसके अंदर भी बात करेंगे। समझ में आ गया। और तो ये चीज़ें अच्छी हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि लैंग्वेज गेम्स प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। भैया कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट तो हमें करना ही नहीं है। कंपटीशन हमारे लिए नेगेटिव है, यानी प्रतियोगितात्मक जो आपका एनवायरनमेंट है वो हमारे लिए नेगेटिव है। हमें सहयोगात्मक बनाना है, हमें यहाँ पे कोऑपरेशन होता तो मेरा सही होता, तो वहाँ पे हमारा कोऑपरेशन होना चाहिए। तीसरा तो ये हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा आपका उत्तर है, क्योंकि इसमें पूछा हुआ है नोट कौन सा नहीं है, कौन सा गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं रिमीडियल टीचिंग किस लिए होती है। समझो रिमीडियल टीचिंग क्या होती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं हम पहले। डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं कि बच्चे, मान लो आपने कुछ पढ़ा दिया, उसके बाद में आप डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं कि बच्चे को कहाँ कहाँ दिक्कत है। उन दिक्कतों को ख़त्म करने के लिए हम करते हैं रिमीडियल टीचिंग। तो अब उसका काम क्या होता है, इम्प्रूविंग इमेज ऑफ स्कूल। नहीं भैया, इमेज ऑफ स्कूल तो कोई चीज़ ही नहीं है। द लर्नर टू लर्न बेटर, तो ये हो सकता है कि हमारा लर्नर लर्न बेटर, ये चीज़ बिल्कुल सही है। कह रहे हैं तीसरे में द लर्नर टू लर्न बेटर एंड टीचर टू इम्प्रूव हिज और हर टीचिंग, बिल्कुल सही बात है। अब इसके अंदर दोनों चीज़ें आ गई है, लर्नर के लिए भी चीज़ आ गई है और टीचर के लिए भी आ गई है, तो तीसरा हमारा आंसर है। चौथा में केवल टीचर के लिए है, तो रिमीडियल टीचिंग में दोनों को चीज़ें आती हैं कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे जिससे वो अच्छे से सीख पाएंगे। और हम जब रेमीडियल टीचिंग करते हैं तो हमें मेथड पता चल जाता है कि बच्चे ने यहाँ गलती की थी और उसको इस तरह से पढ़ाया हमने, तो उसको चीज़ें समझ में आ गई, जिससे हम अगर नेक्स्ट क्लास को पढ़ाएंगे कभी या नेक्स्ट बच्चों को कंसेप्ट पढ़ाएंगे तो एक मेथड, क्योंकि हमने बात की है ना कि हर बच्चे को अलग तरह से समझ में आता है, बच्चे की रेट अलग होती है पढ़ने की, हर बच्चे को हम अलग तरह से पढ़ा सकते हैं। तो एक मेथड हमारे पास में एक मेथड और ईजाद हो गया है जिससे बच्चे समझ सकते हैं, तो उससे उसको दिक्कत आई ना, हमें दोबारा पढ़ाना ही ना पड़े। अब समझो एक और बात बताऊँ, रिमीडियल टीचिंग में कभी भी रीटीचिंग नहीं आता, समझ लेना। कुछ लोगों को ये लगता है रीटीच का मतलब रिमीडियल टीचिंग होता है। रीटीच का मतलब होता है अगर कोई बच्चा एब्सेंट था तो उसको आप पढ़ा दो, वो रीटीच होता है। रिमीडियल टीचिंग में आप मेथड बदलोगे, क्योंकि अगर आपने पिछले मेथड से बच्चा सीख सकता तो पहले ही सीख लेता। ठीक है, या तो वो आया ना हो यानी वो एब्सेंट हो तो उसको आप रीटीच कर सकते हैं। लेकिन रिमीडियल मेथड में ये माना जाता है कि ज़्यादातर में आप अलग से दोबारा आप पढ़ाएंगे, लेकिन अलग मेथड से पढ़ाएंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन है, लैंग्वेज इज नोट सोशल आर्बिटरी सिंबॉलिक इंस्ट्रक्टिव। अब कौन सी नहीं है, इंस्ट्रक्टिव आपका नहीं होता यहाँ पे। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये आपका लैंग्वेज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन आया है। तो लैंग्वेज सोशल होती है, बिल्कुल सही बात है। आर्बिटरी होती है, बिल्कुल सही बात है। आर्बिटरी भी होती है, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सिंबॉलिक होती है, सिंबल होते हैं हर लैंग्वेज के अंदर, जैसे आपने देखा होगा हिंदी के वर्ड का भी देखा जाए तो ये एक सिंबल ही है। आर्बिटरी का मतलब क्या होता है, आर्बिटरी का मतलब है हम कुत्ते को कुत्ता क्यों कहते हैं। समझो इसका कोई रीज़न नहीं है, ये अपने आप में ही इसका कोई रिलेशन नहीं है। कुत्ते को कुत्ता क्यों कहते हो, बिल्ली को बिल्ली क्यों कहते हो, अब इसका कोई रिलेशन नहीं है। समझ में आ गया कि जैसे अगर मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, कि किसी ने कह दिया होगा कभी गए टाइम पे कुत्ते को कुत्ता, तो तभी से उसको कुत्ता कहते हुए आने लग गए, तो ये हमारा होता है, ये आर्बिटरी है हमारी। ठीक है। इंस्ट्रक्टिव एक हमारी इंस्ट्रक्टिव होती है कि अचानक से नहीं होती, हमारी नॉन इंस्ट्रक्टिव होती है, और हमारी देखा जाए तो ये नेचुरल होती है। नेचुरल इन द सेंस हमारी वॉलंटरी एक्शन में होता है, वॉलंटरी। इसके अंदर जो इंस्ट्रक्टिव होता है इसके अंदर नॉन वॉलंटरी एक्शन आते हैं जो अचानक से हो जाते हैं। जैसे आपके सामने सांप आ गया, आप एकदम से कूद के पड़े, आपके जो स्पाइनल कोड एक तरह से आपका आंसर देती है, वो जो चीज़ें होती है ना वो आपकी स्पाइनल कोड करती है। तो आपका जो ये लैंग्वेज है ये प्योरली हमारा ब्रेन के थ्रू चलता है। समझ रहे हो, आपका हाथ है कहीं पे, ठीक है, आपका हाथ आपका किसी गर्म चीज़ पे लगा, तो मैं आपको पता होना चाहिए आपके जो एक्शंस होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक तो आपका जो आंसर आता है स्पाइनल कोड के थ्रू आता है, एक आपका आता है ब्रेन के थ्रू आता है। तो जो स्पाइनल कोड के थ्रू आता है, जो बिना सोचे समझे आपने एकदम कर दिया, वो आपका
इंस्ट्रक्टिव हो सकता है, वो आपका इनवॉलंटरी एक्शन हो सकता है। तो लैंग्वेज ऐसा नहीं होता, लैंग्वेज आपकी वॉलंटरी एक्शन हो जाता है, ठीक है। तो चौथा आपका आंसर है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं व्हेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज डेलिबरेटली एंड कॉन्शियस एफर्ट लगा रहे हैं यहाँ पे, तो वो क्या होता है? दो ही चीज़ें होती हैं हमारी, एक लैंग्वेज लर्निंग होता है, एक एक्विजिशन होता है, ठीक है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिफरेंस बताया था, तो जब एफर्ट लगाएंगे तो वो लैंग्वेज लर्निंग है, तो सेकंड आपका आंसर है, ठीक है। अब लर्निंग को यानी कि भाषा अधिगम है आपका, और ये अर्जन होता है, तो अर्जन तो नहीं है हमारा, यहाँ आप एफर्ट लगा रहे हैं तो आपका अधिगम है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं विच व्हाट इज अ टास्क इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग। तो मेथड ऑफ लैंग्वेज लर्निंग था, उसके अंदर ये आया था हमारा, तो देख लेते हैं एक बार। देखिए टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स हमारा मैंने अभी आपको बता दिया था क्या होता है। अब अगर आगे चलेंगे, ऑडियो लिंगुअल मेथड आ गया, ये आपका लैंग्वेज इमर्शन मेथड आ गया है, ये आपका बाइलिंगुअल मेथड आ गया है, इसी तरह से आपका सजेस्टोपीडिया आ गया है, साइलेंट वे आ गया है, टास्क बेस, हाँ TBLT बोलते हैं, TBLT भी बोलते हैं, टास्क बेस भी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर होता है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग इज अ एजुकेशनल फ्रेमवर्क फॉर द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग सेकेंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज। इट इज़ बेस्ड ऑन conciliation of ideas issuing from the philosophy of education, theory of second language acquisition, empirical finding on effective instructional technique and exigencies of language learning in a contemporary society। तो इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है, देखो मैं बता देता हूँ समझना इस चीज़ को। टास्क किस तरह की दे देते हैं इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर हम क्या देते हैं बच्चे को कि बेटा एक काम करो, तुमको ये काम दे रहे हैं, जैसे हमने यहाँ दे दिया टास्क आर लाइकली टू फैमिलियर टू स्टूडेंट। हमने कह दिया कि बच्चों को जाओ बेटा डॉक्टर के पास जाओ, स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू बी एंगेज्ड वे विच मे फर्दर मोटिवेट देम इन देयर लैंग्वेज लर्निंग। तो हमने बच्चों को ये कह दिया कि जाओ तुम डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर से जाके बात करो, समझ रहे हो। मान लो कोई बच्चा बीमार है, तुम्हें डॉक्टर से इंग्लिश में ही बात करनी है, तो इस तरह का काम दिया है हमने। या हमने मान लो कहीं पे आप किसी ऐसी जगह रह रहे हो, जैसे जो भी सेकंड लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज जहाँ पे आती है उनको कह रहे हैं कि तुम्हारा काम ये है, आज तुम जाओगे वहाँ पे, ये जर्नल काम होते हैं, ऐसा नहीं होता, ये होमवर्क की तरह नहीं होते। सबसे पहली बात तो यही समझ लेना, होमवर्क की तरह नहीं होते, होमवर्क की तरह बच्चों पे थोपा नहीं जाता, लेकिन काम कुछ इस तरह के दिए जाते हैं जो प्रोडक्टिव होते हैं, जो एक्चुअली उनको रियल लाइफ में करने हैं, लेकिन उसका मेथड थोड़ा सा बदल दिया जाता है। जैसे डॉक्टर के पास उसको जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास वो जाएगा, लेकिन उसको कहा कि जब तुम डॉक्टर के पास आज जाओगे ना तो वहाँ जाके बस इंग्लिश में बात करना है। तो इस तरह की चीज़ें आपकी होती हैं, समझ में आ गया। तो अब देखो, तो आपका हो गया कि ये जो टास्क होती है, ये टास्क बेस्ड मेथड में क्या होता है, तो अ पीस ऑफ वर्क फॉर द पेरेंट्स नहीं होता, फॉर द स्टूडेंट होता है। अ पीस ऑफ एक्टिविटी फॉर टीचर नहीं होता, अ पीस ऑफ वर्क विच एक्सपोज लर्नर टू लैंग्वेज, यही आंसर है, ठीक है। तो हमारा एक ऐसा काम देते हैं हम जिससे बच्चा जो लैंग्वेज होता है उसको एक्सपोज मतलब उसके साथ में मिलता है, समझ में आ गया। तीसरा आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है, अभी आ गया था, ट्रेवोलॉग्यू इज अ जेनर ऑफ, किसका है, लिटरेचर का है, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में बात करी थी। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, है ना। अच्छा ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विधा। हिंदी में अगर आप देखोगे ना तो इसका मतलब होता है विधा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एन effective language classroom is provide learner with an opportunity to क्या करोगे, इंटरेक्शन आपको पता होना चाहिए। इंटरेक्ट हम करते हैं एक दूसरे, बातचीत हम करते हैं। हिंदी में अगर ये क्वेश्चन होता तो आप सब कर लेते कि हमारा सबसे अच्छी तरह से हम क्या कर सकते हैं, आकलन करना है, नकल करना है, बातचीत करना है। तो बातचीत हमारा पहला उत्तर था, तो यही आपका होता है, चौथा आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि टीचर ऑफ क्लास 5 इज प्रैक्टिसिंग इंटरेक्टिव लिसनिंग। अलग अलग तरह की लिसनिंग होती है, मैंने अपने नोट्स में डाली भी हुई है, बट इसके अंदर क्या होता है इंटरेक्टिव लिसनिंग में आप केवल सुनते नहीं हैं, आप इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। इंटरेक्ट का मतलब क्या है, बातचीत करते हैं एक दूसरे से, बताते भी है, रिस्पॉन्ड करते हैं चीज़ों को। तो लिसनिंग टू वर्ड एंड स्ट्रेस ऑन
इंटोनेशन नहीं भैया, लिसनिंग टू प्रोनाउंसिएशन, कि आप प्रोनाउंसिएशन करने के लिए लिसन करते हैं, लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, यही आपका उत्तर होना चाहिए। आप लिसन करते हैं और उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, यही आपका इंटरैक्टिव लिसनिंग होता है। और हमें अगर कभी बच्चों को पढ़ाना है और वो हमारी बातें सुन रहे हैं तो हम इसी चीज़ को प्रमोट करते हैं कि वो इंटरैक्टिव लिसनिंग करें, कि वो रिस्पॉन्ड करें जो चीज़ें हम उनसे पूछ रहे हैं या सारी चीज़ें कर रहे हैं। समझ में आया है तो वो हाँ करेंगे, नहीं आया है तो मना करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन देंगे, कई बार ऐसा होता है टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे बिल्कुल शांत बैठे हैं, तो फ़ायदा क्या है उसका, बच्चे की कोई मूर्ति थोड़ी है। समझ में आया? नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है भैया आपका, ये हो सकता है काफ़ी सारे बच्चों को ना आए। कह रहे हैं अ वर्ड विद द सेम स्पेलिंग एंड सेम प्रोनाउंसिएशन एज अनदर बट विद अ डिफरेंट मीनिंग, कि उसकी सेम स्पेलिंग भी होती है, सेम प्रोनाउंसिएशन भी होता है, बट उनका मीनिंग डिफरेंट होता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं हर चीज़ का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो भाई, आपका पहला होता है आपका होमोफोन्स। होमोफोन्स हमारा क्या होता है, मान लो मैंने बोला राइट, ठीक है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है। कौन सा? RIGHT, ये राइट लिख दिया और लिखने वाला राइट लिख दिया, इसकी स्पेलिंग अलग हो गई है। तो इसके अंदर क्या होता है, आपकी स्पेलिंग अलग हो जाती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है, तो वो आपका होता है होमोफोन। एंटोनिम, जिसको आप अपोजिट वर्ड कह देते हैं, वो एंटोनिम होते हैं। सिनोनिम यानी जिसको आप हिंदी में पर्यायवाची बोल देते हैं, वो सिनोनिम होते हैं। होमोनिम्स क्या होते हैं, जिसके अंदर आपका सेम स्पेलिंग होता है, सेम प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो क्या, हाँ बुक, जैसे बुक है, अब मैं ये कहता हूँ मैंने टिकट बुक कर ली, तो वो बुक करना हो गया और मेरे पास में बुक है, तो वर्ड सेम है एक तरह से आप कह सकते हो, इसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम रहेगा, इसका स्पेलिंग भी सेम रहेगी, लेकिन मीनिंग अलग अलग है, तो वो हमारा होमोनिम हो जाता है। इसी तरह से आपका अलग अलग वर्ड हो जाते हैं, समझे? नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं अ शॉर्टर फॉर्म ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ वर्ड विच यूजुअली ओकर इन ऑक्सिलरी वर्ब, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होता है कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ आई डिड नॉट कम टू स्कूल, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया, ठीक है। तो मैं इसको डिड नॉट नहीं लिखता, मैं इसको लिख देता हूँ डिडंट, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। जो हम कई बार कुछ खा जाते हैं, कुछ वर्ड खा जाते हैं, या इसी तरह से हो जाता है, हैवंट लिख देते हैं, ठीक है, हैव नोट, मेनली हमारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। डू नोट की जगह डोंट लिख देते हैं, डोंट, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। अब देखो, अब आपको इन चीज़ों को, कनेक्टर होता है, आपको कैनोटेशन होता है, कंजक्शन होता है। देखिए अब ये क्या क्या होते हैं, समझो इन चीज़ों को। अब ये जो हमारा कनेक्टर और ये कंजक्शन होता है ना, ये मेनली अगर देखे जाएंगे, कनेक्टर को ही हम कह देते हैं कंजक्शन वर्ड। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जैसे एंड आ जाता है आपका, ठीक है, ये इस तरह के वर्ड जो सेंटेंस को या किसी चीज़ को हम कनेक्ट करने के लिए जब यूज़ करते हैं, तो वो हमारा ऑल्सो आ गया, ठीक है। इसी तरह से आपका ऑफ कोर्स आ गया, क्लियरली आ गया, आपका फाइनली आ गया, मतलब इस तरह के जो वर्ड होते हैं ये आपके होते हैं कंजक्शन वर्ड, सॉरी कंजक्शन वर्ड होते हैं कनेक्टर आपके, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं कैनोटेशन की। इनफैक्ट ये होता है कैनोटेशन, कोनोटेशन होता है भैया, है ना। तो अब इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, इसके अंदर मेनली हमारा किसी एक वर्ड से कुछ ना कुछ जुड़ जाता है, मतलब जैसे कोई एक फीलिंग जुड़ जाती है किसी एक वर्ड से, तो वो हमारा होता है कोनोटेशन, ठीक है। तो ये आपको कोई चीज़ पता होनी चाहिए, फीलिंग वगैरह जुड़ जाएगी। जैसे कई बार ऐसे कहते हैं कि आपका ब्लू कलर है, ठीक है, लेकिन ब्लू को यूज़ किया जाता है कभी सैडनेस की जगह, तो वो आपका कोनोटेशन हो गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब कह रहे हैं देखो, आदिति विजुअली चैलेंज चाइल्ड इन क्लास 4 डज नॉट हैव एनी टेक्स्ट इन ब्रेल, कि हाँ देखो अदिति है, उसके पास में कोई टेक्स्ट नहीं है ब्रेल में। हाउ कैन टीचर फैसिलिटेट हर इन रीडिंग इंग्लिश टेक्स्ट बुक, तो अब उसको हेल्प कैसे करेंगे इंग्लिश टेक्स्ट बुक, अब उसको रीड करने के लिए आप हेल्प कैसे करेंगे? इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दिस सिंगल चाइल्ड, तो ये तो बेकार सी बात कर दी कि इस बच्चे पे ही अकेले पे फोकस करने की बजाय आप सब बच्चों को देखो ना। शी में आस्क हर
पेरेंट टू लुक आफ्टर देयर चाइल्ड। अब कहेंगे कि अपने बच्चे का खुद ख्याल रखो, प्रिंसिपल को कह दो ना, शी में अरेंज एंड गिव ऑडियो सीडीज ऑफ द टेक्स्ट बुक टू द चाइल्ड। यही है आपका चौथा आपका आंसर है कि ऑडियो सीडीज आपको आप दे सकते हैं। हमने बात की थी ना, हम कुछ अलग से उनके लिए कुछ इस तरह का कर देंगे जिससे उनकी हेल्प होगी, तो आपका चौथा आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। पोएट्री टीचिंग इज जनरली मेंट फॉर। पोएट्री टीचिंग किस लिए होती है? सीधा आंसर है एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन के लिए होता है, कोई बड़ी बात है ही नहीं इसमें। तो नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। क्या है? रीडिंग इंग्लिश एज लैंग्वेज मीन्स। तो आपका क्या है? रीडिंग फॉर ग्रामर, मीनिंग मेकिंग। हम जब भी रीडिंग करेंगे तो वो मीनिंग मेकिंग के लिए होती है, इम्पोर्टेंट है। हमने पहले हिंदी पेडागोजी में भी पढ़ा था इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। मतलब क्या था इसका? अर्थपूर्ण, ऐसा कुछ था हिंदी के अंदर कि अर्थपूर्ण ज्ञान, ऐसा कुछ चक्कर था कि मीनिंग बना रहे हैं हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है। व्हेन लर्नर गिव फीडबैक ऑन ईच अदर लैंग्वेज। ठीक है, वर्क लर्निंग स्ट्रेटेजी, मतलब बच्चे ही एक दूसरे के ऊपर फीडबैक वगैरह सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा पीयर असेसमेंट होता है। जब बच्चा खुद पे करेगा वो हमारा सेल्फ असेसमेंट होता है। जब हम बच्चे आपस में एक दूसरे पे करेंगे वो पीयर असेसमेंट होता है, और यही हमारा वो असेसमेंट एज लर्निंग होता है। समझ में आ गया? तीसरा आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं अ टीचर आफ्टर कंप्लीटिंग अ चैप्टर आस्क्स स्टूडेंट सम क्वेश्चन टू रिव्यू देयर लर्निंग एंड चेक देयर अंडरस्टैंडिंग। द क्वेश्चन शी इज आस्किंग इज बेस्ड ऑन हाइपर ऑर्डर नहीं होता, हायर ऑर्डर लेवल थिंकिंग, मिडल, ये हमारा लोअर लेवल है। जो उसने पढ़ाया है उनकी अंडरस्टैंडिंग देख रही है। हायर क्या होता है? सबसे हायर, हायर में ये होता है कि जब बच्चा खुद कुछ क्रिएट करेगा, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगी। यहाँ केवल अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड पूछ रही है, तो ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, क्योंकि थिंकिंग स्किल तो इसके अंदर यूज हुई नहीं ना, उसके अंदर तो वो अंडरस्टैंडिंग जो उन्होंने पढ़ा है वही आपको समझा रहे हैं। हायर में क्या होता है? जब बच्चा खुद की थिंकिंग ज़्यादा यूज़ करेगा और कुछ नई चीज़ बनाएगा, क्रिएटिविटी वगैरह से रिलेटेड हमारी होती है हायर ऑर्डर। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं अ गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल। TLM किस लिए होता है? हेल्प टीचर टू ट्रांजैक्ट मटेरियल विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, गलत चीज़ है। हेल्प लर्नर एक्वायर अ लैंग्वेज, फैसिलिटेट टीच। देखो TLM केवल लैंग्वेज लर्निंग के लिए नहीं होता। अब देखो कुछ लोगों को ये आंसर लगेगा कि सर इसका आंसर 2 क्यों नहीं है? 2 बिल्कुल सही बात है कि हमारा ये लर्नर है वो एक्वायर लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ ये देखो ना, एक क्वेश्चन पूछा गया है TLM खाली लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए थोड़ी होता है। ये फैसिलिटेट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए हेल्पफुल होता है TLM हमारा। इस बात को ध्यान रखना। वो आपका मैथ में भी हो सकता है, वो हिंदी में भी हो सकता है, वो इंग्लिश में भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है। तो तीसरा आपका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं व्हाइल प्रोवाइडिंग फीडबैक टू पेरेंट्स अ टीचर शुड नोट, कि बच्चों को टीचर को पेरेंट्स को बता रहे हैं टीचर कि आपके बच्चे ने कैसा किया है, तो आप क्या करेंगे? शेयर इंसिडेंट रिकॉर्डिंग ऑन एनेक्डोट। देखो एनेक्डोटल में जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं, एनेक्डोटल हमारे रिकॉर्ड थे ना जब मैंने बताया था, पोर्टफोलियो के हिसाब से भी हो सकते हैं, वो कैसे भी, वो सारे साल का जो हमने रिपोर्ट तैयार किया होता है तो वो हमारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है। तो उसके हिसाब से हम कोई इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं उनसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। कंपेयर देयर चाइल्ड विद अदर चिल्ड्रन, हमें कभी भी बच्चे को कंपेयर, एक बच्चे को दूसरे से नहीं करना है, तो यही हमारा उत्तर होगा। कंपेयर करंट सिचुएशन, ये कंपेयर कर सकते हैं कि बच्चे की कि भैया पहले तो बच्चा ऐसा करता था अब ये ऐसा कर रहा है, उस चीज़ को आप कंपेयर कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि इसी की क्लास में वो बच्चा तो इतना अच्छा कर रहा है ये नहीं कर रहा, तो वो गलत है। आपका उत्तर है सेकंड। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें। धन्यवाद दोस्तों।